खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और यहाँ देखिए 4 लाइन और सुंदर सी आपके लिए दी गई हैं। जीवन में अधिकांश गलतियां जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण होती हैं। सोचें, विश्लेषण करें और फिर उस पर काम करें। इसी क्रम में आपको निरंतर प्रयास करते रहना। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में विश्व वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत का कौन सा खिलाड़ी ने सिल्वर पदक प्राप्त किया है। यहां देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला मीराबाई चानू, दूसरा मनीषा कल्याण, तीसरा स्मृति मंधाना, चौथा गुरमीत सिंह। यहां जो सही विकल्प होगा मित्रों, या विकल्प नंबर ये सही होगा, मीराबाई चानू ने सिल्वर पदक प्राप्त किया। कौन पदक? सिल्वर पदक प्राप्त किया। अब यहां से एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि इस खेल का आयोजन कहां किया जा रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे कोलंबिया के बगोटा में, कोलंबिया के बगोटा में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो सिल्वर पदक मीराबाई चानू ने जीता है। ये कितने किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं, तो 49 किलोग्राम भार वर्ग में खेलने वाली खिलाड़ी कौन है? मीराबाई चानू है। साथ ही साथ यहां गोल्ड भी ध्यान रखना है आपको कि गोल्ड पदक का खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है, तो चीन की महिला खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा जीता गया है। इसी क्रम में मीराबाई चानू से महत्वपूर्ण जानकारी आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए बीसीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो ये मीराबाई चानू है। साथ ही साथ आपको याद रखना है टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए मीराबाई चानू ने कौन सा पदक प्राप्त किया था, तो ये सिल्वर पदक प्राप्त किया था। साथ ही साथ अगर हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा पदक मीराबाई चानू ने जीता था, तो यहां पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था मीराबाई चानू के द्वारा। इसी क्रम में हम अगले खिलाड़ी जो हैं मनीषा कल्याण को आपको ध्यान रखना है। मनीषा कल्याण आपको ध्यान रखना है कि फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में, महिला खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया है, तो ये मनीषा कल्याण है। जबकि पुरुष वर्ग में सुनील छेत्री, कौन है? सुनील छेत्री हैं। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में स्मृति मंधाना नहीं भूलना है आपको। आईसीसी के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला के रूप में किसे चुना गया है, तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो पीआर श्रीजेश को चुना गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में गुरमीत सिंह को भी याद रखना है। अगर हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में गुरमीत सिंह को चुना गया है। यह भी आपके लिए परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है, हाल ही में टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है। देखिए हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला एंजेला मार्केल, दूसरा व्लादिमीर जेलेंस्की, तीसरा दिया गया सुएला ब्रेबरमैन, चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। व्लादिमीर जेलेंस्की को टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें इनके बारे में, तो यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। अगर हम बात करें यूक्रेन की मित्रों, तो इसकी राजधानी क्या है? कीव है। और आपको ध्यान रखना है ये किस नदी के तट पर स्थित है? नीपर नदी के तट पर स्थित है। और यह यूरोप महाद्वीप का देश है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में हाल ही में व्लादिमीर जेलेंस्की को एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
पुरस्कार का नाम याद रखेंगे, लिबर्टी मेडल। लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिबर्टी मेडल से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है सखारोह पुरस्कार। सखारोह पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो यूक्रेन देश के नागरिकों को सखारोव पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 2022 का दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनाज की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूक्रेन को अनाज की डलिया के नाम से जाना जाता है। और आप एक प्रश्न याद रखेंगे, चेरनोबिल परमाणु घटना का संबंध कहां से है? तो इसका संबंध यूक्रेन से है। यह कब घटित हुआ था? तो 26 अप्रैल 1986 को घटित हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में यहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न एक और भी दिया गया है, तो आप याद रखेंगे सुएला ब्रेबरमैन के बारे में। अगर पूछा जाए एलिजाबेथ द्वितीय का पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो सुएला ब्रेबरमैन को दिया गया है। और ब्रिटेन की सम्राज्ञी, लंबे समय के बाद या शासन के बाद इनका मृत्यु हुआ है, तो वो कौन थी? तो एलिजाबेथ द्वितीय थी। और नए किंग के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो किंग चार्ल्स तृतीय को चुना गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें एंजेला मार्केल की, तो आप ध्यान रखेंगे यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। ये पूर्व में जर्मनी की चांसलर रही हैं और वर्तमान में कौन है? ओलाफ शुल्ज जो हैं, वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप भूलेंगे नहीं। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी किया गया है 2022 का? देखिए हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन, दूसरा संयुक्त राष्ट्र, तीसरा विश्व बैंक, चौथा यूनेस्को। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे, हमारा सही विकल्प जो है ये विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। अगर हम बात करें कि इसका रिपोर्ट में कौन सी बातें ध्यान देना है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2022 में विश्व में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो ये भारतवर्ष है। कौन है? भारत देश है। और कितना प्रेषण प्राप्त किया है? तो आपको ध्यान रखना है $100 बिलियन प्रेषण प्राप्त करने वाला एकमात्र विश्व का देश कौन सा है? तो भारत है जिसने प्राप्त किया है। कहां से सबसे ज्यादा प्राप्त किया है? तो आप ध्यान रखेंगे यूएसए के द्वारा यहां पर प्रेषण राशि सबसे ज्यादा भारत में आई है। साथ ही साथ आपको यहां याद रखना है, अगर बात करें कि 2021 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो ये 12% प्रेषण राशि में वृद्धि हुई है। किसके? भारत में। इसी क्रम में ये आपके संगठन मुख्य दिए गए हैं। अगर बात की जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948। कब? 7 अप्रैल 1948 को होती है। और इसका मुख्यालय जिनेवा, कहां है? जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। यहां आपको याद रखना है। अगर बात करें संयुक्त राष्ट्र की, तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर हम बात करें विश्व बैंक की, तो आप ध्यान रखेंगे बूटेन वुड समझौता, जो कि 1944 में होता है। और इसी के आधार पर 1945 में 2 संस्थाएं स्थापित की जाती हैं, या 2 संस्थाओं का गठन होता है। एक विश्व बैंक है, दूसरा IMF, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जाना जाता है। इन 2 संस्थाओं का गठन होता है 1945 में। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय कहां है? तो वाशिंगटन डीसी में इन दोनों संस्थाओं का मुख्यालय है। यह भी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर बात करें यूनेस्को की, तो आपको याद रखना है 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का गठन होता है। और वर्तमान में आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी
पेरिस में है और इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले। आंद्रे अजोले जो हैं ये वर्तमान में इसके प्रमुख हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अब हम यहां इस प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा प्रेषण प्राप्त करने वाला देश विश्व में कौन रहा? तो भारत रहा। कितना प्राप्त किया? $100 बिलियन। और सबसे ज्यादा किस देश से प्राप्त हुआ? तो यूएसए से। और पिछले 2021 से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 12% की वृद्धि हुई है। और इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण संगठन है, उनकी स्थापना और इनके मुख्यालय के बारे में हम लोगों ने देखा। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का कौन सा रैंक है? यहां देखिए हमारे विकल्प दिए गए हैं। पहला दिया गया है 40, दूसरा 50, तीसरा 47, चौथा 48। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा दोस्तों, ये सही विकल्प नंबर डी है। भारत का जो रैंक आया है इसमें किसमें? ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में। तो इसका रैंक भारत का है 48 है और पहली बार अंडर 50 रैंक जो आया है सेफ्टी के रूप में तो भारत का आया है। अब इस रिपोर्ट से अगर हम बात करें तो आपको निम्न जानकारियों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला आपसे पूछा जाता है कि ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है तो आप ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना जो है 1946 ईस्वी में होती है। और इसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा का शहर है, यहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि भारत का स्थान पहली बार अंडर 50 के अंदर आया है जो कि 48 है। और अगर हम बात करें कि इस रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन सा देश है तो सिंगापुर जो है ये पहले स्थान पे है, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में अब यहां पर ग्लोबल एविएशन सेफ्टी इंडेक्स की बात हो रही है तो हम यहां भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हैं ये यहां के केंद्रीय मंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में कुछ हाल ही में रिपोर्ट आई है। जैसे अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे व्यस्ततम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो अटलांटा हवाई अड्डा है जो कि कहां का है? यूएसए का है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है ये किंग हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसी क्रम में अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है तो आपको ध्यान रखना है कैंपे गोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि कहां है? कर्नाटक में स्थित है। साथ ही साथ अगर पूछ लिया जाए कोविड चैंपियन पुरस्कार से किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सम्मानित किया गया था? तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आपको एक प्रश्न हाल ही में याद रखना है कि भारत में पहली बार डिजी सेवा डिजिटल रिकग्निशन सेवा प्रारंभ किन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है भारत के 3 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर डिजी सेवा प्रारंभ किया गया है। यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में फोक्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 100 प्रभावशाली शक्तिशाली महिलाओं में कौन शामिल नहीं है? यहां देखिए विकल्प के रूप में पहला दिया है उर्सुला वॉन डेर, दूसरा दिया गया क्रिस्टीना लेगार्ड, तीसरा दिया गया निर्मला सीतारमण और चौथा दिया गया गीतांजलि श्री। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी सही है। गीतांजलि श्री जो है ये नहीं शामिल है। बाकी अन्य जो विकल्प दिया गया है ये टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल है। और ये रिपोर्ट किसकी है? तो ये रिपोर्ट जो है ये फोर्ब्स की है और विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाओं की रिपोर्ट में यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पहले स्थान पे कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे उर्सुला वॉन डेर।
ये यूरोपीय संघ की अध्यक्षा हैं। साथ ही साथ अगर बात करें दूसरे स्थान पे कौन है तो क्रिस्टीना लेगार्ड हैं। ये यूरोपीय सेंट्रल बैंक की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो क्रिस्टीना लेगार्ड हैं। ये दूसरे स्थान पे हैं। और पहले स्थान पे कौन है तो उर्सुला वॉन डेर हैं, जो कि यूरोपीय संघ की अध्यक्षा हैं। अगर हम बात करें यहां निर्मला सीतारमण जी के बारे में तो ये भारत की पहली सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में है। और इनका क्रम इस 100 की सूची में कितना है तो आप ध्यान रखेंगे ये क्रम में 36वां है। अगर बात करें कि भारत के इनके बाद कितनी और महिलाएं शामिल हैं तो यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोटल 6 महिलाएं शामिल हैं ये टॉप 100 की सूची में। प्रश्न पुनः आप एक बार देख लेंगे। अगर फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार बात करें विश्व की 100 शक्तिशाली प्रभावशाली महिलाओं में कौन टॉप पर है पहले स्थान पर तो उर्सुला वॉन डेर हैं, जो यूरोपीय संघ की अध्यक्षा हैं। दूसरे स्थान पर क्रिस्टीना लेगार्ड हैं, जो कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस टॉप 100 की सूची में 36वें स्थान पर। और भारत में पहले स्थान पे बात करें तो निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में हैं। और अन्य कितनी महिलाएं शामिल हैं तो आप ध्यान रखेंगे टोटल भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं। और निर्मला सीतारमण जी को लेकर ये 6 महिलाएं टॉप 100 में शामिल हैं। अगर हम बात करें यहां गीतांजलि श्री की तो आपको ध्यान रखना है भारत की पहली महिला जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है 2022 का, तो वो कौन है तो गीतांजलि श्री हैं। और इनकी कृति का नाम क्या है रेत की समाधि। इसी का इंग्लिश ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया था तो ड्रेजी रोपवेल के द्वारा किया गया था। इसी के कारण टॉम ऑफ द सैंड के लिए 2022 का कौन सा पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो गीतांजलि श्री को सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में बुकर पुरस्कार को भी ध्यान रखना है कि 2022 का किसे दिया गया है तो साहेन करुण तिलका को दिया गया है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला है हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाए जाने का घोषणा किया गया। देखिए हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा आपका श्रीलंका दिया गया है। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। यह क्या है बांग्लादेश और भारत के बीच में मैत्रीय संबंधों को बनाए रखने के लिए 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अगर हम बात करें यहां बांग्लादेश से तो आपको ध्यान रखना है कि 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में भारत की मदद से पाकिस्तान से अलग हुआ था। इसी क्रम में अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहां की मुद्रा क्या है तो टका जो है यहां की मुद्रा है। साथ ही साथ अगर बात करें यहां की प्रधानमंत्री कौन है तो शेख हसीना जी जो है यहां की वर्तमान में प्रधानमंत्री के रूप में हैं। इसी क्रम में पूछा जाता है 3 बीघा कोरिडोर का संबंध किस देश से है और किस संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे इसका संबंध बांग्लादेश किससे बांग्लादेश से है। और संविधान संशोधन कौन सा है तो 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है तो 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जीरो लाइन का संबंध किस देश से है या किन देशों के बीच में विभाजक रेखा के रूप में है तो भारत और बांग्लादेश की विभाजक रेखा को जीरो लाइन या शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए त्रिपुरा जो है ये अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा
किस देश के साथ साझा करता है? यह त्रिपुरा तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? तो यह बांग्लादेश से घिरा है। किससे? बांग्लादेश से घिरा है। साथ ही साथ बांग्लादेश के संसद को क्या कहा जाता है? जातीय संसद, जातीय संसद के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश को। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है अगला महत्वपूर्ण प्रश्न कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल राज्य जो है यह बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। साथ ही साथ भारत से भी ध्यान रखेंगे, भारत किस देश के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे ज्यादा लंबी साझा करता है? तो आप ध्यान रखेंगे कि यह 4096 किलोमीटर की सीमा भारत बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, जबकि सबसे कम अफगानिस्तान किसके साथ साझा करता है? 106.5 किलोमीटर का सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। इसी क्रम में हम अगर बात करें तो संप्रीति युद्धाभ्यास और बोंगो सागर युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में आयोजन किया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। इसी क्रम में आपको याद रखना है पुलित्जर पुरस्कार 2022 जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, किसे दिया गया है? तो फहमीदा अजीज को दिया गया है। ये किस देश से संबंधित हैं? तो इनका भी संबंध बांग्लादेश से है, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है और हाल ही में मैंडोस नाम का नामकरण तूफान का नामकरण किसने किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। अगर भूटान की बात करें तो इसकी राजधानी थिम्पू है और लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। और श्रीलंका की बात करें तो जयवर्धने पुरेकोट्टे यहां की राजधानी है और हाल ही में यहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धने हैं और राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे हैं। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में संगम अभ्यास का आयोजन किस देश की नौसेना के साथ किया जाए? यहां देखिए आपका पहला विकल्प दिया गया है यूएसए, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा ओमान। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही है। आपको ध्यान रखना है यूएसए और भारत की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है या व्यापारिक दृष्टिकोण है उसको और मजबूत बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में भारत और यूएसए से कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये क्रम कौन सा है? तो आप ध्यान रखेंगे 7वां एडिशन है। कौन सा? 7वां एडिशन है। और इसका आयोजन कहां किया गया है? तो यह भी ध्यान रखेंगे इसका आयोजन गोवा में किया गया। कहां? गोवा में। अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए कि यूएसए के साथ वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, साथ ही साथ युद्धाभ्यास, साथ ही साथ टाइगर ट्रंप और आपको याद रखना है रिम पैक। ये विश्व की नौसेना की सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो रिम्पैक युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन अब की बार कहां किया गया है? हवाई द्वीप पर किया गया है और यह कहां से संबंधित है? यूएसए से संबंधित है। हाल ही में हवाई द्वीप चर्चा में रहा है क्योंकि मोना लोआ जो ज्वालामुखी है फटा है, जो कि कहां संबंधित है? यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है। यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है जापान के साथ कौन सा युद्धाभ्यास होता है? मालाबार युद्धाभ्यास होता है। साथ ही साथ धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास होता है। और अगर हम बात करें तो जाइमेक्स नाम का युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच में इन युद्धाभ्यासों का आयोजन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपको याद रखना है कोकाडू युद्धाभ्यास कहां हुआ है? डार्विन में हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और पिच ब्लैक युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में और मालाबार युद्धाभ्यास का भी आयोजन ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में किया जाता है। अगर ओमान की बात करें, अल नगाह युद्धाभ्यास भारत और किसके बीच में किया जाता है? तो ओमान के बीच में किया जाता है। वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार जी हैं और हाल ही में नौसेना दिवस मनाया गया है। कब? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हाल ही में भारत के किस स्थान पर पहला ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया? यहां देखिए विकल्प हमारे दिए गए
पहला केरल, दूसरा चेन्नई, तीसरा कर्नाटक, चौथा उड़ीसा। यहां जो सही विकल्प हमारा है विकल्प नंबर बी सही होगा, चेन्नई। अगर हम बात करें चेन्नई की तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? तो चेन्नई है। और यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो एम.के. स्टालिन है। राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि है। इसी क्रम में अगर हम बात करें ड्रोन की, ड्रोन कौशल का, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो या तो कृषि के क्षेत्र में, साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सुरक्षा के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करना, इसी से संबंधित है ड्रोन प्रशिक्षण। और यह पहली बार कहां आयोजित किया जा रहा है? चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि भारत का पहला ड्रोन किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, उसका नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था और इसका नाम वरुण है। यह भी ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि वरुण क्या है? तो भारत का पहला ड्रोन जो है उसका नाम वरुण है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे कि कृषि में कीटनाशक दवाओं का हुआ, साथ ही साथ खाद का हुआ या उर्वरक कह लीजिए, उर्वरक का छिड़काव हुआ और उनकी समुचित तरीके से निगरानी करना हुआ। इसका कार्य को और आसान बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। किसको? आपको याद रखना है, ड्रोन को प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर बात करें हाल ही में ड्रोन मेला का आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन कहां किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में हाल ही में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। अब यहां सम्मेलन से बात हो रही है, तो कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन है जो कि आपको रिकॉल कर लेना है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में सम्मेलन से प्रश्न जरूर बनेगा। देखिए, अगर हम बात करें एससीओ की 2022 की बैठक कहां बुलाई गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे समरकंद, जो कि कहां से संबंधित है? या उज्बेकिस्तान से संबंधित है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। अगर बात करें यहां 2023 की एससीओ की बैठक कहां होगी, तो मित्रों यह भारत में होगी। आप इसको जरूर याद रखेंगे। इसी क्रम में अगर G20 देशों की 2022 की बात की जाए, तो बाली इंडोनेशिया में आयोजन किया गया। इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में नुनसुनतारा है। क्या है? नुनसुनतारा है। यहां के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो जो है वर्तमान में यहां के राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें G20 की 2023 की बैठक कहां बुलाई जाएगी, तो यह भारत में बुलाई जाएगी। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है ब्रिक्स देशों का 14वां बैठक कहां बुलाया गया? 2022 में चीन में। और 15वां कहां बुलाया जाएगा? 2023 में। तो यह दक्षिण अफ्रीका में बुलाया जाएगा। यह भी याद रखना है। इसी क्रम में अगर पूछा जाए बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहां किया गया, तो यह कोलंबो में किया गया, जो कि श्रीलंका से संबंधित है। इसी क्रम में G7 देशों की बैठक कहां बुलाई गई, तो यह जर्मनी में बुलाया गया। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में याद रखना है यह सीओ के द्वारा किसे अपनी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है, तो आपको याद रखना है वाराणसी को यह सीओ के द्वारा अपनी पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगला है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया। यहां देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं। पहला दिया गया टोक्यो, दूसरा दिया गया जापान, तीसरा दिया गया मुंबई, चौथा दिया गया संघाई। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा। मुंबई में इसका आयोजन किया गया, अंतरराष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन। अब इस अंतरराष्ट्रीय पैक मैक एशिया सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय पैकिंग का जो ये सम्मेलन है, इसका उद्देश्य है कि जो खाद्य पदार्थ हैं या जो पैकिंग का स्टेप है, उसको ग्लोबल बनाना या उसको और अत्याधुनिक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जिसका सम्मेलन कहां बुलाया गया है, तो ये मुंबई में बुलाया गया है। यह भी ध्यान रखेंगे। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है टोक्यो से, तो आपको याद रखना है चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां बुलाया गया था, तो ये जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी जो है ये टोक्यो, यहां पर बुलाया गया था। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। यहां से आप एक प्रश्न जापान से याद रखेंगे। यहां के द्वीपों का क्रम पूछा जाता है, तो पुनः आप इसको याद रखें, 4 द्वीपों का क्रम निरंतर पूछा जाता है।
होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये जो 4 द्वीप हैं इनका क्रम आप जरूर याद रखेंगे। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है जापान से ही संबंधित अगर पूछा जाए 32वां ओलंपिक का आयोजन कहां किया गया था, तो 32वां ओलंपिक का आयोजन 2022 में कहां किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया था। अगर 33वां पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 2026 कहां होगा, पेरिस में होगा, जो कि फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है, सीन नदी तट पर स्थित है। इसका शुभंकर भी लॉन्च किया गया है, कौन है, तो फ्रेजियन कैप जो है ये 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का क्या है, शुभंकर है। और फ्रांस की क्रांति का प्रतीक क्या है, तो फ्रेजियन कैप जो है ये फ्रांस की क्रांति का प्रतीक है। इसी क्रम में 34वां याद रखेंगे तो ये यूएसए के लॉस एंजल्स में इसका आयोजन किया जाएगा, यह भी पूछा जा सकता है 34वां। और इसी क्रम में 35वां याद रखें, जो कि या 2028 में 34वां होगा और 2032 में 35वां होगा। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया, कहां किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसी क्रम में आपको एक प्रश्न हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा है, अगर बात की जाए कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू फाइटर प्लेन हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूएसए के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है, 21B। क्या नाम है, 21B है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में आपको याद रखना है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, तो फ्रंटियर है। ये कहां से संबंधित है, यूएसए से संबंधित है। और दूसरे स्थान पे कौन है, तो फुगाकू है, जो कि जापान से संबंधित है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आइए यहां देखिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहां देखिए पहला हमारा दिया गया है बीपीसीएल, दूसरा दिया गया गेल, तीसरा दिया गया सेल, चौथा दिया गया ओएनजीसी। यहां हम बात करें सही विकल्प की, तो विकल्प नंबर डी हमारा जो है ये सही है। ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में से नियुक्त किया गया है, अरुण कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया है। यहां अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब की जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियां कितनी है, तो आपको ध्यान होगा कि वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो ये 12 है। और नवीनतम महारत्न कंपनियों के रूप में कौन है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, जो कि 12वां है। और पावर कारपोरेशन जो है ये 11वां है, यह भी आपको याद रखना है। और इसी क्रम में ओएनजीसी भी भारत के महारत्न कंपनियों में शामिल है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें, यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वर्ष काफी परीक्षाओं में पूछा गया है, वह प्रश्न था कि ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे अलका मित्तल। कौन, अलका मित्तल। ये ओएनजीसी की पहली महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली महिला के रूप में थी। और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आप इनको जरूर ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है, अरुण कुमार सिंह जी को। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, अभी ये 3 वर्ष का कार्यकाल होगा, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हाल फिलहाल के दिनों में हुई हैं, उनको हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़ है। डीवाई चंद्रचूड़ जी जो हैं ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यू ललित जी थे, उनके स्थान पे डीवाई चंद्रचूड़ जी नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें भारत के महान्यायवादी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, इनका नाम क्या है, आर वेंकट रमणी जो हैं ये भारत के महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में नीति आयोग को भूलना नहीं है, नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति भी हुई है, साथ ही साथ उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है। तो
उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है और सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे हाल ही में थल सेना के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? तो मनोज पांडे जी को नियुक्त किया गया है। और आप ध्यान रखेंगे यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में आप डीआरडीओ के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कौन है? तो समीर कामत जी को नियुक्त किया गया है। और इसरो के बारे में बात करें तो इसरो के प्रमुख के रूप में शोभनाथ जी को नियुक्त किया गया है। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे और आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए ये लाभकारी जरूर सिद्ध होंगे। इन्हीं प्रश्नों के साथ आपका आज का जो सीरीज है दैनिक समसामयिकी की यहीं पर समाप्त हो रही है। उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आ रहा होगा और अगर यह सेशन या संस्था के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल के प्रति अपना आभार प्रेम इसी तरह बनाए रखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।